नमस्कार। आज हम 11वीं क्लास का चैप्टर 6 भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आज हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भू-आकृतिक प्रक्रिया धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव व रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भूतल में परिवर्तन करने वाली क्रियाओं को भू-आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा क्या है। तो मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समूह है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू आकृतिक कारक क्या हैं। तो प्रकृति के तत्व जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम हैं, जैसे हिम, जल, वायु आदि, इन्हें भू आकृतिक कारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी विज्ञान किससे संबंधित है। तो पेडोलॉजी विज्ञान मृदा विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं। तो बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं धरातल की ढाल प्रवणता से प्राप्त करती हैं। बहिर्जनिक प्रक्रिया पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से कार्य करती हैं। इसका क्या कारण है। क्योंकि पृथ्वी पर पृथक पृथक यानी अलग अलग स्थानों पर तापक्रम तथा वर्षण भी भिन्न पाई जाती है, इसलिए ये भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अनाच्छादन क्या है। तो विभिन्न बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, वृक्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि के कारण धरातल की चट्टानों का ऊपरी आवरण हट जाता है। इसे ही अनाच्छादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। तो मृदा निर्माण की अपक्षय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन से हैं। तो तापमान व वर्षण भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वृत्त संचलन के लिए कौन सी शक्ति सहायक होती है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति वृत्त संचलन में सहायक होती है। मलबा अवधाव को स्पष्ट कीजिए, ये क्या है। तो मलबा अवधाव द्रव संचलन का ही एक प्रकार घटित होता है। यह हिम अवधाव की तरह होता है तथा वनस्पति आवरण युक्त आर्द्र प्रदेशों में ही अधिकतर होता है। निक्षेपण क्या है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। जब डाल में कमी आ जाती है तो निक्षेपण शुरू हो जाता है। जब ढाल कम हो जाती है तो निक्षेपण शुरू हो जाता है। अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं। तो अपक्षय उस रासायनिक, यांत्रिक तथा जैविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसके कारण शैलें एक ही स्थान पर टूटती फूटती यानी अपघटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अपक्षय क्या है। रासायनिक अपक्षय को एक उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे नमक की एक डली को आर्द्र स्थान पर रखने पर वह गलकर खत्म हो जाती है। आर्द्र का मतलब नमी वाले स्थान पर। लोहे को खुले व आर्द्र स्थान पर रखने से उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाती है। नमक का गलना एवं लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया यही हैं। यही प्रक्रिया चट्टानों के साथ होती है, तो इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अपक्षय प्रक्रिया का क्या महत्व है। चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में
फटकर मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। अपक्षय चट्टानों में मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि के संकीर्ण में सहायक है, क्योंकि अपक्षय के कारण अन्य पदार्थों का निश्चालन हो जाता है और स्थानांतरित हो जाते हैं एवं खनिज तल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वृत्त संचलन क्या है? शैलों को मलबा छोटे छोटे रूप में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढाल के सहारे मंद या तीव्र गति से स्थानांतरित होता है, तो इसे वृत्त संचालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपर्दन की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो अपर्दन प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरों एवं धाराओं द्वारा शैलों को काटना, खुरचना एवं उससे प्राप्त मलबे व अवसाद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट है कि तल संतुलन किसे कहते हैं? तो तल संतुलन प्रकृति ने धरातल पर कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं गहरी घाटियां बनाई हैं। अपर्दन के विभिन्न कारकों के माध्यम से उच्चावच के मध्य इस अंतर को कम करने को तल संतुलन कहते हैं। भौतिक अपक्षय क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? भौतिक अपक्षय के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिनके लिए गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्क एवं आर्द्र परिस्थितियों का अदल बदल कर आना जैसे कारक जिम्मेदार हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, इस तरह से है: बाहर विहीनकरण, तापक्रम में परिवर्तन, हिमकरण एवं तुषार वेजिंग, लवण अपक्षय और जैविक अपक्षय, ये इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपक्षय मृदा निर्माण को किस तरह प्रभावित करते हैं? तो चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ मृदा निर्माण के लिए आधार का कार्य करते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के सड़े गले अंश मिलते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। इस मिश्रण में रंध्रों में जीवन के लिए अनावश्यक गैस, ये जल में घुले हुए पोषक खनिज भी मिल जाते हैं। इस तरह लंबी अवधि में मृदा मिश्रण होता है। जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है? तो जैविक क्रियाओं में से उत्पन्न अपक्षय के द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी, दीमक, केंचुआ, कृंतक इत्यादि कीटों का मृदा निर्माण में अत्यधिक महत्व है। ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। केंचुए वाले रसायन मिट्टी का गठन करने में सहायक होते हैं। इन जीवों द्वारा बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में परिवर्तन होता है। चट्टानों की रासायनिक क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है? समझाइए। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है, जैसे पहला है विलयन। विलयन में मौजूद कई प्रकार के खनिज जल में घुल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। इस तरह अधिक वर्षा की जलवायु में ऐसे खनिजों से युक्त शैलें अपक्षित हो जाती हैं। दूसरा है कार्बोनेशन। वर्षा के जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अम्ल चूना युक्त चट्टानों का खुला देता है। तीसरा है जलयोजन। कुछ चट्टानें जैसे कैल्शियम सल्फेट जल को सोख लेती हैं और फैलकर कमज़ोर हो जाती हैं और बाद में टूट जाती हैं। ऑक्सीकरण, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का अच्छा उदाहरण है। चट्टानों के ऑक्सीजन गैस से संपर्क में आने से यह प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल के मिलने से होती है। अपक्षय की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सचित्र समझाइए। तो पहला है अपसकलन, दूसरा संकुचन एवं विस्तारण और तीसरा हिम। तो ये अपसकलन यह है और इसका संकुचन वाला ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो अपसकलन क्या है? तो अपक्षय की इस प्रक्रिया में चट्टानों की परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती हैं। ऐसा गुंबद आकार की आकृतियां में होता है। इनके ऊपर की परत अपर्दन के कारण हट जाती है और परतदार पट्टियां विकसित हो जाती हैं।
संकुचन एवं विस्तारण। शैलों में मौजूद खनिज पदार्थ बढ़ने से फैलते हैं एवं तापमान कम होने से सिकुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से शैलें कमजोर होकर टूटती हैं। नेक्स्ट है हिमकरण तुषार वेजिंग। शैलों में जल भर जाता है एवं तापमान गिरने से जल हिम में परिवर्तित हो जाता है। हिम बनने से आयतन बढ़ता है और शैलों में पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति से शैलें टूट जाती हैं। त्रिव संचलन प्रक्रिया क्या है? यह कितने प्रकार से घटित होती है? तो आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मंद या त्रिव वनस्पतिहीन डालों पर जलयुक्त मिट्टी या गाद का तेजी से किसलना त्रिव संचलन कहलाता है। यह प्रक्रिया कई तरीके से होती है, जैसे अवसर्पण, जब संतृप्त पदार्थ पहाड़ी डालों से सीढ़ी बनाते हुए सांप की तरह नीचे खिसकते हैं तो इसे अवसर्पण कहलाता है। कीचड़ प्रवाह, बहुत अधिक मात्रा में अपक्षय हुआ पदार्थ भारी वर्षा के कारण कीचड़ बन जाता है और तेजी से कीचड़ की नदी के रूप में डालों से घाटियों की ओर बहने लगता है। यह घटना बहुत विनाशकारी सिद्ध होती है। मलबा अवधाव, यह प्रक्रिया त्रिव डालों पर होती है, जिससे मलबा यानी चट्टानों के टुकड़े कीचड़ प्रवाह में तेज गति से नीचे आता है। इसे मलबा अवधाव कहते हैं। मृदा निर्माण, मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन से हैं? ये किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक होते हैं? तो मृदा निर्माण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होते हैं। पहला है जलवायु। जलवायु मूल सेल के अपक्षय को प्रभावित करती है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्व को नुकसान भी पहुंचता है। दूसरा है मूल पदार्थ। जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी का प्रकार वैसा ही होता है। उदाहरण दक्षिण भारत में मिट्टी वहाँ की आधार शैल के कारण काली है। तीसरा उच्चावच, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की मोटाई अधिक होती है। जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाती है। जैविक कारक होते हैं। नेक्स्ट है समय। लंबे समय अवधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध एवं उपजाऊ होती है। ये मृदा निर्माण के कारक हैं जो चित्र के माध्यम से समझाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जलवायु है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे कौन से कारक हैं जो वृत्त संचलन की सक्रिया को बढ़ा देते हैं? तो वृत्त संचलन की सक्रिया के पीछे अनेक कारक कार्य करते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला है प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना। दूसरा है ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में बढ़ोतरी। तीसरा पदार्थों की प्राकृतिक या कृत्रिम बढ़ाव के कारण पैदा अतिभार। चौथा है कि अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति तथा ढाल से पदार्थों के स्नेह द्वारा उत्पन्न अतिभार। नेक्स्ट, मूल ढाल की सतह पर पदार्थ का अथवा भार का हटना। छठा है भूकंपन। सातवां विस्फोट अथवा मशीनों का कंपन। और आठवां है प्राकृतिक वनस्पति की अंधाधुंध कटाई। तो ये भूकंप है, भूकंप है, गलत टाइप हो गया है तो भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं, क्यों? इसके निम्नलिखित कारण हैं जो इस तरह से हैं कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण अलग अलग जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी तथा जल थल विस्तार में भिन्नता के कारण पैदा हुए हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार तथा वितरण जो विशेषतः वर्षा तथा तापक्रम पर निर्भर करता है, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष असर डालता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों में
विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, सूर्यमुखी डालों व सूर्य विमुख डालों की तुलना में ज़्यादा सूर्य तप प्राप्ति के कारण स्थायी भिन्नता का मिलना। और नेक्स्ट है कि वायु का वेग तथा दिशा, वर्षा की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम का स्तर, दैनिक स्तरीकरण तथा पिघलन की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई आदि में फर्क के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के भीतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं अलग थलग होती हैं। और यदि जलवायु कारक समान हो तो भयजनिक प्रक्रियाओं की गहनता शैलों के प्रकारों तथा संरचना पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिरोध क्षमता पेश करती हैं एवं खास शैल एवं प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध पूर्ण तथा अन्य प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्जनित और बहिर्जनित दोनों ही बल पृथ्वी निर्माण के समय में अपना कार्य बहुत ही अनुशासित तरीके से करते आ रहे हैं, किंतु वर्तमान में मानवीय हस्तक्षेप बढ़ने से इनकी गति में असामान्य वृद्धि हुई है। क्यों? तो यह है कि जैसा हम जानते हैं अंतर्जनित बल पृथ्वी पर उच्चावच संबंधी विविधता उत्पन्न करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, भू-आकृतियाँ का निर्माण करना। और भयजनिक बल का धरातल पर उत्पन्न इस प्रक्रिया को समान करते हैं, किंतु वर्तमान समय में मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना आरंभ कर दिया है। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भाग बाढ़, भूकंप, चक्रवात आदि त्रासदियों से जूझ रहे हैं। साथ ही भारत भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड, केदारनाथ में आई बाढ़ हो या कश्मीर में आई बाढ़ या नेपाल में आया भूकंप, इन सब के लिए सीधे तौर पर मनुष्य ही उत्तरदायी है, क्योंकि धरातल के भाग को बनने में बहुत लंबी अवधि, सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है, किंतु मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, उपयोग के कारण संभवतः से अधिक तीव्र गति से ह्रास किया गया है। यदि इन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को रूप दिया है और अभी भी दे रही हैं उनसे साम्यता बना ली जाए तो निश्चित रूप से मानव द्वारा किए जा रहे हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी के निर्माणकारी सक्रिय तथा निष्क्रिय कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सक्रिय कारक यह है कि जलवायु तथा जैविक क्रियाएं सक्रिय घटक हैं, जबकि मूल पदार्थ, धरातल तथा समय निष्क्रिय घटक हैं। इन घटकों द्वारा मिट्टी में परिवर्तन क्रिया होती रहती है और ये निष्क्रिय घटक हैं, इनमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। सक्रिय घटक तथा अपघटन तथा विघटन में होता रहता है इनमें, और ये घटक कोई क्रिया नहीं करते, निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटकों में इन घटकों का द्वारा मिट्टी निर्माण में कम समय लगता है और निष्क्रिय घटक में के द्वारा मिट्टी निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बात की है और आपको ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, समझें और याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।